हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखा है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। कई बार पूछा गया है ये भी। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का डायरेक्ट मीनिंग है जो फॉरेन करेंसी है वो। फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? सिंपल सी बात है ये भी। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिससे अपनी देश की कंट्री दूसरे देश की कंट्री के साथ एक्सचेंज हो, उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी फ्रॉम फॉरेन करेंसी से चेंज हो जाए वो रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, आज की डेट में $1 76 रुपीज़ का है। आज की जो डेट है उससे 76 रुपीज़ का $1, 76 रुपीज़ और $1 बराबर है आज की डेट में। ये 176 दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। $1 बराबर है, तो ये जो रेट है $1 में 76 रुपीज़ और 76 रुपीज़ में $1, तो इसके हिसाब से ये है एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इस चेंजमेंट को कहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान के हिसाब से लगाएं तो इसका 2 गुना कर लो, 12, 14, 15। इंडिया के 76 रुपीज़, पाकिस्तान के 152 रुपीज़, मतलब 2 गुना। जैसे इंडिया का 1 गुना, ये इंडिया का और ये पाक का बराबर। उनकी प्राइस, जो उनकी करेंसी की प्राइस है वो थोड़ी गिर गई है, तो उसके हिसाब से ये रेट ऑफ एक्सचेंज ये है। सारा सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। करेंसी की वैल्यू क्या है, इस एक्सचेंज रेट को क्या कहते हैं, कैसे एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज है इसके भी 2 टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं। फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज 2 टाइप्स, एक फ्लेक्सिबल और एक फिक्स, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल और फिक्स में फ़र्क क्या है? जो फ्लेक्सिबल है ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता है। ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। और ये मार्केट फोर्सेस से उल्टा है, वाइस वर्सा। ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, ठीक है। अब सर, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं करता तो किसके हिसाब से करता है? ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये आगे पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं आगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल ये मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। अब आगे आपको ग्राफ के हिसाब से समझा देंगे सप्लाई और डिमांड से कैसे होता है। इसको पर रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है और फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज भी। इसके 2 नाम है, दोनों ध्यान रखना। ये कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते MCQ, तो उसमें पूछ लेते हैं। तो आगे देखते हैं इसको। तो फ्लेक्सिबल को क्या क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल को पर रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, और एक फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज तो नाम ही है, ठीक है। 3 नाम ध्यान हो जाएंगे, बस 3 ही नाम याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई का जो ग्राफ है अकॉर्डिंग कर्व, तो उसके हिसाब, कर्व तो नहीं हो कह सकते, ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ। ये डिमांड है,
डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, समझ जाओ। ये एक्स, ये वाई, ये डिमांड और ये रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। जो डिमांड का स्लोप है वो हमेशा से आएगा नीचे, इस पर लिख दें डिमांड। ये ना तो यहाँ पर टच होगा ना वहाँ पर टच होगा, ठीक है। अब ये लेते हैं A1 A2 B1 B2, ठीक है। अभी कैसे है, ऐसे हो जाएगा, ये लिख देते हैं A3, लिख देते हैं A4, ठीक है। अब देखी जाए तो जब डिमांड कम थी तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, ज़्यादा हो रहा है। अब डिमांड ज़्यादा है तो रेट ऑफ एक्सचेंज देख लो, समझ में आया? वैसे वैल्यू मानकर कर लेते हैं, ठीक है। जब 70 कहने का मतलब 70 80 ऐसे नीचे लिखो पहले। रेट ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं $1 80 का है, ठीक है। और $1 जो करंट प्राइस है 76 रुपीज़, तो इसका है। तो अब ये बताओ, अगर आपको डॉलर खरीदना हो तो आप कौन सी प्राइस पे ज़्यादा खरीदते हैं? सिंपल सी बात है, 76 पर जब प्राइस कम हो उसकी डॉलर की तो उसी प्राइस पे खरीदेंगे ना। तो ऐसे ही इस पे, यहाँ पर डॉलर की प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, यहाँ पर डॉलर की प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, समझ में आया? यहाँ पर लगा लो 76 है और यहाँ पर 80 है, तो इसी चीज़ को देखते हुए डिमांड भी कम ज़्यादा हो रही है, समझ में आ गया अच्छे से? सिंपल सा ये है, जब डॉलर एक्सचेंज रेट में कम होगा, जैसे ₹76 हैं और $1 और यहाँ पर $1 80 का, तो डॉलर खरीदने वाले 76 रुपीज़ पर ही खरीदें, तब तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब सप्लाई का देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या आएगा, सप्लाई, एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, सॉरी, यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको हमेशा पूरा लिखना है। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये हमेशा पूरा लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अब जैसे डिमांड का देखा था, डिमांड का स्लोप ऐसे था और इसका होगा ऐसे, ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सप्लाई डिमांड का था नेगेटिव और इसका है पॉजिटिव, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी प्राइस भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड नहीं सप्लाई भी बढ़ेगी। जैसे ABCD, ये जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, जैसे आप प्रोड्यूसर हो, इसको एक बार साइड में छोड़ दो। जैसे आप प्रोड्यूसर हो, आपकी शॉप है, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट जैसे ये पेन है, ये 4 बल्ब के, तो आप क्या सोचोगे कि यही प्रोडक्ट ज़्यादा लाए जाएं और 6 बीस दूँ मैं अगली बार। तो ऐसे ही है, जब इसकी सप्लाई बढ़ेगी इसकी रेट भी बढ़ती जाएगी, समझे? सेम उसमें नेगेटिव इफेक्ट था, इसमें पॉजिटिव इफेक्ट है। ये 50 रुपीज़ $1, ये 76 रुपीज़
$1, ये प्राइस भी बढ़ेगी और इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोनों को एक साथ रख के देख लेते हैं, डिमांड और सप्लाई को। ठीक है, चलिए देखते हैं। बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। एक्स वाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ये हो गया डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ए और बी, इसको आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन आपको बाद में रखना पड़ेगा कि ये आपने क्या मानना है। ठीक है, जो ये पॉइंट है बीच में, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, जो डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट टी है। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे अगर डिमांड बढ़ जाए या घट जाए, या सप्लाई बढ़ जाए या घट जाए, वो इम्पैक्ट देखते हैं आगे। चलिए, तो चलिए लिख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ग्राफ बना लें। सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ए बी, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हमेशा सारी चीज़ें हमेशा लिखनी है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब डिमांड बढ़ेगी तो ऐसे ही बढ़ेगी ऊपर में, ये स्केल नहीं है तो थोड़ी तिरछी लाइन खींच गई, D(1) लिख देते हैं इसको। ये डिमांड बढ़ी है। ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या फर्क पड़ा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी बढ़ा है। सॉरी, ये थोड़ी लाइन तिरछी खींच रही है। ये हो गया, ये E2 बन गया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, देखो, जो यहाँ पर जैसे 70 रुपीज़ लगाते, 70 रुपीज़ का $1 था, यहाँ पर 80 रुपीज़ का $1 हो गया। हो गया, इससे फर्क क्या पड़ा, फर्क तो सिंपल दिख रहा है, एक तो E1 से E2 पर शिफ्ट हो गया, हो गया। अब इससे क्या पड़ा, जो करेंसी की वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू वो घट गई, तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, डोमेस्टिक कंट्री, करेंसी ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, ये यहाँ से बढ़ी 70 से 80 हो गई। $1, पहले $1 में 70 रुपये आ रहे थे, अब $1 में 80 रुपये आ रहे हैं, वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, समझ गए। अब ऐसे ही इंक्रीज हो जाए, ऐसे ही सोच लो, ये E1 है और ये E2 है, तो ऐसे आ जाए, डिमांड डिक्रीज हो जाए तो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, 80 से 70 हो जाएगी, समझ रहे हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफ से समझा देता हूँ। डिमांड और सप्लाई, रेट ऑफ एक्सचेंज, सप्लाई, डिमांड, D2, ये E है, ये E1 है, तो ये यहाँ पर 80 रुपये थे, यहाँ पर 70 रुपये, डिमांड डिक्रीज हो गई तो करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है, समझ गए। अब सप्लाई का देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन सप्लाई
इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। दिख रहा है ना, सप्लाई, डिमांड, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ये है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हो गया। और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ए और बी से मेंशन कर देते हैं और पॉइंट को ई से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो सप्लाई है ये इंक्रीज होगी, एक्स2। ठीक है, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज जब होगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी यहाँ पर आ गया। तो इससे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखते हैं। यहाँ पर करेंसी की वैल्यू थी 80 रुपये और $1। रेट ऊपर थी, यहाँ पर रेट नीचे होगी, यहाँ पर 50 रुपये $1। तो करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएशन हुई है। अब अगर ये डिक्रीज हो जाए, सप्लाई, डिमांड, रेट, एक्सचेंज जीरो, एक्स वाई, ये यहाँ पर सप्लाई, ये डिमांड, ये यहाँ पर चली जाए, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो यहाँ से तो बढ़ गया ऊपर, यहाँ पर 50 मान लो, 60 मान लो, यहाँ पर 80 पहुँच गया, तो करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है। ठीक है, तो क्या समझेंगे, करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई, डिप्रिशिएशन हो गई। अब जो मेन प्रभाव पड़ा है, जैसे डिमांड में इंक्रीज, करेंसी डिक्रीज, डोमेस्टिक कंट्री, डिमांड डिक्रीज, करेंसी इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीजेज, करेंसी इंक्रीजेज, सप्लाई डिक्रीज, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज, डेप्रिशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे ऐसे ही अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या मानते हैं कि अब जो फ्लेक्सिबल का है वो तो हो चुका है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं जो फिक्स्ड है वो देखते हैं। जो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है, फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज वो देखते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये जैसे बात ये है, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज गवर्नमेंट, सर आप कहेंगे गवर्नमेंट अपने जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज और इनक्रीज क्यों करेगी। चल इंक्रीज तो मान भी ले कर लेगी, डिक्रीज क्यों करेगी। डिक्रीज वो इसलिए करेगी ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। कैसे, अगर उसको सामान बाहर के देश से मंगवाना है तो इंक्रीज कर लेगी, और दूसरे देश को देना है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस डिक्रीज कर लेगी। अब इसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नहीं होगा, इसके भी दो नए नाम है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के। फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में अलग नाम है। तो क्या क्या नाम है, डिवैल्यूएशन, स्पेलिंग लिख लेता हूँ मैं, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। इसमें क्या है, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन में गवर्नमेंट कंट्रोल अपनी प्राइस को यहाँ पर तो बढ़ाती है और यहाँ पर कम करती है। ठीक है, अब इसके जो ग्राफ हैं वो भी सिंपल ही है, उसकी तरह आगे पीछे करके आपको ये नहीं देखना डॉलर की प्राइस बढ़ रही है घट रही है। जहाँ पर डिवैल्यूएशन होगा, डिमांड सप्लाई, तो ये होगी सप्लाई, सॉरी पेन रुक गया, दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज लिख दो, फॉरेन एक्सचेंज लिख दो, हो गया। अब इसमें
जो ये है ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज भी लिख देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला हो गया, यहाँ पर तो हो गया रिवैल्यूएशन, और इस पॉइंट पे हो गया डिवैल्यूएशन। जैसे यहाँ पर 40 रुपीज़ थी $1, और यहाँ पर 30 रुपीज़ $1 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 रुपीज़ 50 कुछ भी लगा लो रुपी $1। ये जो सिंपल चेंज किए गए हैं ये फिक्स्ड जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट उसके द्वारा किए गए हैं, ठीक है। इसमें सिंपली ग्राफ है, अगर नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है तो डिवैल्यूएशन, अगर ऊपर चला जाता है तो रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट मैंने बता ही दिए। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लोन चुकाना हो जब कीमत बढ़ा दी जाए और लोन लेना हो तो उसमें समझ रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। लोन का तो वैसे है, जिस रेट पर लिया था अगर उससे बढ़ गया तो लोन ज़्यादा लेना पड़ जाएगा, फिर वैसे है, ठीक है। और अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना हो तो एक्सपोर्ट के लिए किसी दूसरी कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो यहीं तक आज के लिए काफ़ी है। कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें कंप्लीट करा देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उसके बाद इसके क्वेश्चंस और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे। तो तब के लिए यहाँ तक ही रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।